तो आप लोग बताओ पहले मुझे कि किसी भी आंसर को स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन के क्या डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं. हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस आवर आंसर. कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके ठीक है, गुड. कोड से स्टार्ट कर सकते हैं. रीजन मतलब ओके अभी हम पॉलिटी लाइव आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो वी विल स्टिक टू पॉलिटी. ओके, पॉलिटी में आप अपने आंसर्स को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. कोड कैन बी टेकन. और क्या हो सकता है. यस, वेरी गुड. आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स. व्हाट एल्स. और क्या हो सकता है. केसेस, वेरी गुड. कोर्ट केसेस. हम्म. और क्या हो सकता है. कोर्ट केसेस हो गए वो. डेटा. डेटा में मैं बता देती हूँ आपको कौन सा देखना है. ओके, लाइक मिनिस्ट्रीज का डेटा देख सकते हो आप. पॉलिटी के लिए स्पेसिफिकली यू कैन रेफर डेटा ऑफ पीआरएस लेजिस्लेटिव. एडीआर का डेटा भी देख सकते हैं. दिस इज सम ऑथेंटिक डेटा. कुछ कमिटीज का डेटा भी देख सकते हैं. मणिशंकर अय्यर कमिटी एक्सेट्रा. क्लियर है ये. नोट डाउन कर रहे हो आप लोग. तो कर लो. और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं. डेफिनेशन सबसे सिंपल है ना, बेसिक. फॉर एग्जांपल अ क्वेश्चन ऑन प्रीएम्बल. प्रीएम्बल की डेफिनेशन लिख सकते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं. ओके, देन वी कैन ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग पॉलिटिकल स्कॉलर्स. नानी पालकीवाला, बी आर अम्बेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा. ठीक है, और कोई इनोवेटिव मैनर या वे आपके माइंड में आता है तो आप उससे भी अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूजिंग बुक्स. ओके, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई बुक लिखी गई है, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं. इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इमरजेंसी तो हम बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट लेट अस कम टू द बॉडी. बॉडी में जनरली हम देखते हैं कि अगर 10 मार्कर क्वेश्चन होता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं. ओके, और अगर 15 मार्कर क्वेश्चन होता है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं आप ट्राई करो कि हर पार्ट में 5 पॉइंट्स लिख पाओ. 5 पॉइंट्स अंडर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में जो पूछा है उसको तो हमें एड्रेस करना ही है और उसके अंडर हमें 5 पॉइंट्स लिखने. इसके अलावा हमको ये भी मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेट डायमेंशन लिखें. अपनी साइड से कुछ हम क्वेश्चन में ऐड करें. ओके,
अब कैसे ऐड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में किसी स्कीम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पूछे गए. ओके, देयर इज अ स्कीम, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मनरेगा. मनरेगा के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पूछे गए. तो आप यहाँ पे एडिशनल डायमेंशन आफ्टर द इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट आप फीचर्स दिखा सकते हो. दिस इज द एडिशनल डायमेंशन जो आपने अपनी साइड से दिखाया. ओके, जरूरी नहीं है कि आप सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो करो. आंसर राइटिंग इज एन आर्ट. हो सकता है आप अपनी साइड से भी कुछ अलग इनोवेट कर सकते हो. ओके, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ. इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके अलावा आप इनमें से कौन सा डायमेंशन लिख सकते हो. ओके, तो क्या क्या लिख सकते हो? सो सबसे पहले ऑल्टरनेट डायमेंशन आपका कॉजेज हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर थीम पे. फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया. ओके, व्हाट आर द नेशनल इनिशिएटिव्स एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स? अब इस ऑल्टरनेट डायमेंशन को आप कितनी डिटेल में लिखोगे? क्या आप उसके अंदर भी 5 पॉइंट्स लिखोगे या आप उसको फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करोगे? ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है. जैसे कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, ओके, और उसमें 2 डायमेंशंस है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 पेजेस मिलते हैं, 150 वर्ड्स लिखने हैं, 2 डायमेंशन ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछे हैं, तो ऑल्टरनेट डायमेंशन के लिए इतनी स्पेस नहीं है और वो फ्लो चार्ट से ही शो होगा. इज इट क्लियर? 10 मार्क का क्वेश्चन है, एक ही डायमेंशन पूछा है, तो ऑल्टरनेट डायमेंशन आप आराम से पॉइंट फॉर्मेट के थ्रू दिखा सकते हो. सो ये डिस्क्रिप्शन आपका होगा एग्जाम हॉल में कि किस चीज को आपको कैसे शोकेस करना है. क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? ओके, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, दैट इज कि ये जो आप 5 पॉइंट्स लिखोगे, we need to substantiate at least 2 or 3 points with example, data, court case, scholarly view, article, schedule, etc. तभी आपके इस पॉइंट को वैल्यू मिलेगी. अगर आपने अपने इस पॉइंट को वेगली लिख दिया विदाउट सब्सटैंशिएशन, इसकी 2-3 चीजें हो सकती है. पहली बात तो आपके पॉइंट में वैल्यू ऐड नहीं होगी. दूसरी बात, इट माइट बी कि एग्जामिनर को आपकी बात ही समझ ना आए. ठीक है, यू आर नॉट देयर टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि तुमने क्या लिखा है और क्यों लिखा है. एग्जामिनर के हाथ में बस आपकी आंसर कॉपी है और वही है जिससे उसे समझ आएगा कि तुमने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, कितनी मेहनत की है और कितनी मेहनत नहीं की है. ओके, देन जब भी आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा हमको याद रखनी है, दैट इज वे फॉरवर्ड का सब्सटैंशिएशन आप कमिटीज से कर सकते हैं. वे फॉरवर्ड क्या होता है? एक तरह का सोल्यूशन होता है. सॉल्यूशंस जनरली किसी भी प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए डिफरेंट कमिटीज, कमीशंस बिठाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ओके, पंचायती राज की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए मणिशंकर अय्यर कमेटी, वाटर की प्रॉब्लम को देखने के लिए मिहिर शाह कमेटी, और ये कमिटीज अपने सॉल्यूशंस देते हैं जो कि काफी ऑथेंटिक माने जाते हैं. ओके, तो जब भी वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, कमिटीज, कमीशंस, स्कॉलरली व्यूज, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में आप अमर्त्य सेन को भी यूज कर सकते हैं.
और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। इससे हम अपने वे फॉरवर्ड को सब्सटैंशिएट करेंगे। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एज इन शायद नॉर्वे में कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो उस पर्टिकुलर इशू को लेकर, स्वीडन में कुछ अच्छा हो रहा हो, एक्सेट्रा। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको तो करते ही रहना है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी पॉलिटी के आगे और क्लासेस कवर होंगी, तब इस तरह का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बट अभी के लिए अब मैंने ये आपको क्यों सिखाया है, ताकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ओके, आगे आने वाला कोई भी कंटेंट पढ़ो, सो यू शुड नो कि इसकी आपको इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे करनी है। ओके, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं एक चीज हमेशा माइंड में आती है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। ओके, सो दैट यूटिलिटी आई हैव टोल्ड यू टुडे। इज इट क्लियर? ठीक है, बॉडी में ट्राई करना है कि कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम, ओके, इस तरह का इनोवेशन आप करते रहे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को जो वो कंटिन्यूसली आंसर का कंटेंट देख रहा है, वो मोनोटनी ब्रेक होगी, उसे दिखेगा कुछ अलग सा दिखेगा आपकी कॉपी में, और वो देख के उसको भी रिफ्रेशिंग लगेगा। एक दिन आप लोग सिर्फ 50 आंसर पढ़ के देखना, और फिर देखना कि आपका माइंड कैसा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। ओके, तो उस एग्जामिनर के बारे में भी आप समझिए, ही और शी माइट बी ऑफ 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो जब दिन भर इतने आंसर्स पढ़ेगा, इतनी कॉपीज पढ़ेगा, और कोई एक अच्छी कॉपी दिखेगी जिसमें चीजें इंटरेस्टिंग मैनर में रिप्रेजेंट की गई हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, कुछ भी उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सब कुछ सामने से दिख रहा है, तो आपको अपने आप मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आंसर, विच इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन के बारे में कोई बता सकता है कि कंक्लूजन होना कैसा चाहिए? कैसा होना चाहिए कंक्लूजन? क्या डायमेंशंस, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कंक्लूजन के? नहीं, कंक्लूजन इज नेवर द समरी ऑफ द आंसर। ठीक है, ठीक है, हाँ, सजेशंस हो सकते हैं। एक बेसिक चीज बताओ कंक्लूजन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नोट पे नहीं जाएगा। नेवर कंक्लूड ऑन अ नेगेटिव नोट, मतलब प्रॉब्लम्स के साथ कभी भी आंसर कंक्लूड नहीं करना है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है, ओके, कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर से क्या एक्सपेक्टेड है? यस, गुड मॉर्निंग। कि आप सॉल्यूशंस दो, ओके, ना कि आप प्रॉब्लम्स बता के भाग जाओ। तो अगर आप अपने आंसर को प्रॉब्लम से एंड कर दोगे, तो ये कहीं से शो नहीं कर रहा है कि हाँ दिस इंडिविजुअल इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो कैसा दिखेगा कि ये इंडिविजुअल बस एक क्रिटिक है। ओके, इसीलिए हमेशा कंक्लूजन आपका नेगेटिव नोट पे नहीं एंड होगा। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग अबाउट कंक्लूजन इज कि ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम्स है, लेकिन चीजें सही हो सकती हैं। ओके, सो यस, अगर आप वे फॉरवर्ड नहीं लिख रहे हो, वे फॉरवर्ड लिखने की स्पेस नहीं है, अगर वे फॉरवर्ड लिखने की स्पेस नहीं है, तो हम सॉल्यूशंस लिख सकते हैं कंक्लूजन में। लेकिन अगर आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया, तो फिर क्या करेंगे? देन हाउ आर वी गोइंग टू कंक्लूड? ओके, हाँ, इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, बट अगर इंपॉर्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछ ली, तो मोस्टली क्वेश्चंस पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे? हम्म, तो देखो,
अगर वे फॉरवर्ड नहीं लिखा तो इजी है कि सॉल्यूशंस लिख देंगे. ओके, इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंस से बेटर है कि आप उसकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस लिख दो. ओके, इसको लिखने के चांसेस भी कम ही रहेंगे क्योंकि ये डायमेंशन जनरली क्वेश्चन में होता है. तो अब आप क्या लिख सकते हो? नहीं, फीचर्स कंक्लूजन में नहीं आएंगे, ठीक है. फ्यूचरिस्टिक गोल्स, यस. ब्रॉड गोल्स या फ्यूचरिस्टिक गोल्स आप लिख सकते हो. जैसे कि कोई फ्यूचरिस्टिक गोल बता सकता है कौन सा? विकसित भारत बाय 2047, सबका साथ सबका विकास, ठीक है. अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी. ओके, सप्तऋषि, एसडीजीज, स्वच्छ भारत, ठीक है. ये सब ब्रॉड गोल्स हैं. करप्शन मुक्त भारत, पॉवर्टी फ्री इंडिया, ओके, नशा मुक्त भारत अभियान. आप यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम पॉलिटी में देखें, ओके, तो वी कैन टॉक अबाउट, जैसे कि अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने का अगर हम देखें तो वी कैन टॉक अबाउट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है. फिर आप कंक्लूजन में इंडेक्स भी लिख सकते हो. जैसे कि अगर कोई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो कि अगर इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कम होता है, इट विल हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर रैंक इन दी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. ओके, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ोगे. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. यहाँ पे आप स्कॉलरली व्यू भी लिख सकते हो. अभी जो आज हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ओके, कि कैसे आप स्कॉलर्स से कंक्लूड कर सकते हो या कैसे आप सॉल्यूशंस, ब्रॉड गोल्स, इन सब से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है. तो आंसर राइटिंग का एक बेसिक फ्रेमवर्क क्लियर है सबको? ओके, तो अब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं. So let us discuss the first question over here, which is on constitutional morality. Constitutional morality पढ़ा है किसी ने अभी तक? क्या होती है constitutional morality? नहीं पढ़ी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी में ये तो पढ़ाना चाहिए. पढ़ी होगी या तो तुम लोगों को याद नहीं है, ठीक है. देखो मैं बता देती हूँ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं. ओके, यू आर फॉलोइंग द रूल्स, और जिस फिलॉसफी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है आप रूल ऑफ लॉ से अधेर कर रहे हो. ओके, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ उसको फॉलो कर रहे हो. दिस इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का लिटरल टेक्स्ट नहीं फॉलो कर रहे हो, आप उसको स्पिरिट में फॉलो कर रहे हो. ये पढ़ा होगा आपने कि क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, अगर जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों को उसको अप्लाई करना है, वो अगर उसकी स्पिरिट ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू फेल. दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने. ओके ओके, वैसे ये उसी में आ जाता है जो आपका फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से डिराइव्ड है, ठीक है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फल्क्रम which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, कोई बता सकता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका.
ओके, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब है, अधेयरिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को स्पिरिट में फॉलो करना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो फलक्रम है जो एसेंशियल चेक की तरह एक्ट करता है अपॉन दी हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स अलाइक। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चेक की तरह कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं उनको रूल ऑफ लॉ से अवॉइड करना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करना पड़ेगा, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, अंडर विच पार्ट एंड विच आर्टिकल, हाँ, और पार्ट 4A, है ना। तो सिटीजन्स को भी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक चेक की तरह एक्ट करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उस हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड ऑल्सो उसकी एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो एक तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, दूसरा हमको बताना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर करती है बैलेंस बिटवीन बोथ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है सबको? ठीक है, एनीवन जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया हो? ठीक है, एक बार बताओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। यस, दो डायमेंशंस पूछे गए हैं और एक छोटा सा डायमेंशन ये स्टेटमेंट भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे एसेंशियल चेक की तरह वर्क करता है अपॉन बोथ हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स। ठीक है, कई बार इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना भी आपका ऑल्टरनेट डायमेंशन हो सकता है। ओके, ठीक है, चलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक और चीज जो हमें देखनी है, दैट इज कि क्वेश्चन क्योंकि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में। ओके, तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कीवर्ड से। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अराउंड या तो आप कोई रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिख सकते हो, आप B.R. अम्बेडकर के व्यूज से स्टार्ट कर सकते हो, या आप नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों चीजें यूज कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है कि आप कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अध्ययन करें, सिर्फ उसके टेक्सचुअल कंप्लायंस पे ना ही फोकस करें। ओके, और ये आइडिया कहाँ से आता है, फ्रॉम B.R. अम्बेडकर, जो कि बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सारी चीजों की। देन साथ में हमने एक रीसेंट कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको रिसेंटली इन्वोक किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करनी चाहिए ताकि देश में पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। ठीक है, इसमें से आप कुछ एक यूज कर सकते हो, या तो B.R. अम्बेडकर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको दोनों आइडियाज दे दिए कि किस तरह से आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब हम इसकी बॉडी पर जाएंगे, दैट इज सबसे पहले क्या बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक चेक की तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यही समझाएंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक चेक की तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यही बोल रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज से अध्ययन करना है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, विच इज एक्टिंग एज अ चेक अगेंस्ट की गवर्नमेंट कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा। ओके, देन राइट्स का प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19, 21 ये सब किस में दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या बोल रहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज को फॉलो करना है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की वजह से राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये सभी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन है, आपको एक बात समझनी है कि ये 10th 12th या कॉलेज लेवल एग्जाम नहीं है कि वर्बैटम आपने पढ़ा हो और आपकी कॉपी में से ही उठ के क्वेश्चन आ जाए। नहीं, आपने कुछ कंटेंट पढ़ा होगा जिसकी एप्लीकेशन आपको करनी होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, देन
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेपरेशन ऑफ पावर्स भी मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 50, ओके। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से सेपरेशन ऑफ पावर्स एंश्योर रहेगा और कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी पावर को ब्रीच नहीं कर पाएगा। जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में ना इंटरफेयर करे, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की वजह से इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रेंट भी रहेगा, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी रहेगी क्योंकि उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करना है। सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया अंडर आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बैलेंस एंश्योर करती है बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे एंश्योर होता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, रिमूवल ऑफ जजेस जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है ना। आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। देन जो भी जजेस का कंडक्ट होता है वो आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ है, कंटेम्प्ट पावर्स मिली हुई है कोर्ट को, एक्सेट्रा। देन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी? थ्रू दी कोलेजियम सिस्टम, थ्रू मल्टीपल जजमेंट्स, ओपननेस एक्सेट्रा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी टाइम एंड अगेन ट्रांसपेरेंसी की बात की है। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि हमें ऑल्टरनेट डायमेंशन लेकर आना है ना। तो ऑल्टरनेट डायमेंशन यहाँ पर हम क्या लेके आ सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, ओके। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं अध्ययन कर पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज क्या सच में उनको लोग अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम्स है। सो फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटेरियन प्रेशर अपॉन दी जजेस, ओके। और कई बार जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा ओपेक हो जाती है, ओके। कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है, देयर आर 5 जजेस, ओके, जो मिलके आगे आने वाले जजेस को अपॉइंट करते हैं। और इसमें कई बार ओपेकनेस रहती है, ओके, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं बताया होता है। तो ये भी एक चैलेंज है। अगर अपॉइंटमेंट्स ओपेक हैं मतलब अकाउंटेबिलिटी हैम्पर हो रही है, अकाउंटेबिलिटी वन ऑफ द कोर वैल्यूज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो दैट इज अ चैलेंज। इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिसाइजेशन और वीक सिविक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर, ओके। वीक सिविक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर मतलब जैसे कि वोट देने के दिन आपको लीव मिलती है ना, छुट्टी होती है, हम वोट देने नहीं जा रहे हैं, ओके। वी शुड कीप आवर रोड्स क्लीन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हम नहीं कर रहे हैं, दैट इज वीक सिविक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर, जिसकी वजह से अगेन दैट इज अ चैलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं हो रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। फिर क्योंकि हमने इसके चैलेंजेस लिखे, तो अगर आंसर में स्कोप रहता है तो हम वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, ओके। अगर स्पेस है, क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है, तो हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो वे फॉरवर्ड हटा देंगे और ये पॉइंट्स सोल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जो चैलेंजेस होते हैं उन्हीं का ऑपोजिट वे फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिविक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर वीक है तो सिविक एजुकेशन पे फोकस कीजिए। इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिसाइजेशन है या ओपेक अपॉइंटमेंट प्रोसेस है तो ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, ओके। तो उसी का चैलेंजेस के ऑपोजिट ही सॉल्यूशंस हो जाते हैं। कोडिफाइड जुडिशियल स्टैंडर्ड्स, चेक्स आप स्ट्रेंथन कीजिए एक्सेट्रा। देन अल्टीमेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन, अगेन कुछ स्कॉलरली व्यूज आप डाल सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हमने कंक्लूजन में यही डाला है कि B.R. अम्बेडकर ने यही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेस रहेगा जब जिन लोगों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो उसको ठीक से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे। अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है वो उसको ठीक से अप्लाई नहीं करेंगे तो चाहे हम कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लें उसका कोई मतलब नहीं है, ओके। एंड दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया लेकिन उसको अधेर करना, उसके कोर वैल्यूज, कोर फीचर्स को फॉलो करना इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। समझ आया सबको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में ये क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड डिकोड एंड हाउ यू शुड राइट एन आंसर। अब जब भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ये डायमेंशंस आपके माइंड में ओपन अप होने चाहिए और इस तरह से आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया,
फिर बताया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी दोनों को इंश्योर करती है। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या चैलेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, जो कि हमारा ऑल्टरनेट डायमेंशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा गया था। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्टली नहीं पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के चैलेंजेस बताओ, कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। ऑल्टरनेट डायमेंशन इंट्रोड्यूस करने का एक और मीनिंग ये भी होता है कि अगर आप देखोगे तो ये एक 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स का क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 3 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। आप 3 पेजेस कैसे लिखोगे? या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हो, और अगर उस पे पॉइंट्स नहीं आएंगे तो क्या लिखोगे? सो दैट इज व्हेन एडिशनल डायमेंशन आपको काम आता है, ठीक है। दूसरी चीज, सपोज करो इन दोनों लोगों ने आंसर लिखा, एक ने सिर्फ जो पूछा है वो लिखा है और दूसरे ने चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड भी लिखे हैं, किसका आंसर ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को? ओके, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिली है, ठीक है। अभी अब मैंने आप लोगों को बेसिक भी समझा दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। ये आंसर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पड़ी है ना, कौन से आर्टिकल के अंडर है? 368, वेरी गुड, ठीक है। तो ये उसी लाइंस पर ये क्वेश्चन है। और आपने इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी पढ़ा है, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, देन केशवानंद भारती पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्हीं लाइंस पर है ये क्वेश्चन। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की लिमिटेड है और ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, ठीक है। In light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. तो कह रहा है कि इस स्टेटमेंट की लाइट में आप ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर उसको जो अमेंडमेंट करने की पावर मिली है, क्या उस अमेंडमेंट पावर से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? ठीक है, क्यों नहीं बदल सकता है? केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब ये तो एक लाइन का आंसर हो गया। यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब 250 वर्ड्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट पावर्स क्यों दी गई, ताकि आगे अगर कोई भी सोसाइटी में चेंजेस आए तो जो भी हमारे उस टाइम के लॉ मेकर्स होंगे वो अमेंडमेंट करके वो चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, सो दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस विजन के साथ हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस विजन को ही डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो चाहते थे कि इंडिया यूनिटरी और फेडरल का मिक्स रहे, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, इसी को ना ऑल्टर कर दिया जाए। इसीलिए अमेंडमेंट प्रोसेस में काफी रिजिडिटी भी है, जैसे कि काफी चेंजेस लाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, कुछ चेंजेस लाने के लिए आपको रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए होता है। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है कि पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की वो लिमिटेड है। पहले तो लिमिटेड ऐसे ही है क्योंकि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो काफी जगह पे रिजिड है। ओके, दूसरा क्यों लिमिटेड है? बिकॉज वी हैव जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो इसीलिए ये पावर लिमिटेड है और एब्सोल्यूट पावर नहीं बन सकती है। एब्सोल्यूट मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल के कुछ नया बना दो, ये नहीं हो सकता है ड्यू टू आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। और फिर हमें ये एक्सप्लेन करना है क्या पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसमें देखो, बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट द अमेंडमेंट पावर। ओके,
अब देखो, अमेंडमेंट पावर जनरली अगर इंट्रोड्यूस करना होता तो आर्टिकल 368 से इंट्रोड्यूस कर देते, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? व्हाट एल्स वी कैन डू? कैसा एग्जांपल, जैसे कि क्या केस दोगे यहाँ पे? केशवानंद भारती नहीं लिखा हुआ है, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बट केशवानंद भारती मैं बोलूंगी कि वो बॉडी में आएगा, तो आई वुड से कि आप यहाँ पर इस तरह से इंट्रोड्यूस कीजिए कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, ओके। फिर आप ये वाली स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करनी होगी कि कैसे जो पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड है वो लिमिटेड पावर है। यू हैव टू शो द आर्टिकल 368, ठीक है, जिसके अंडर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजोरिटी से आप कर सकते हो, और दूसरा आपको आर्टिकल 32 एंड जुडिशियल रिव्यू शो करना पड़ेगा, जो दिखाता है कि अमेंडमेंट पावर लिमिटेड है, ठीक है। फिर ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। सो दिस स्टार्ट्स विद शंकरी प्रसाद केस, ओके, जहां पर पार्लियामेंट मल्टीपल अमेंडमेंट्स ला रहा था और जिसके बेसिस पे ये डिसाइड हो रहा था कि क्या पार्लियामेंट बेस मतलब इतने चेंजेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो देयर वर अ सीरीज ऑफ केसेस, जैसे कि पहले शंकरी प्रसाद आया, फिर सज्जन सिंह आया, फिर गोलकनाथ केस आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकता है। फिर पार्लियामेंट ने खुद से एक अमेंडमेंट निकाल दिया कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम केशवानंद भारती केस पर आए, जहां पर अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि आप अमेंड कर सकते हो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। और बेसिक स्ट्रक्चर में अब क्या चीजें आती हैं, दैट इज अगेन वेग एंड सब्जेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट ने या कहीं पर भी कोई लिस्ट नहीं है कि कौन से फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर में हैं, कौन से नहीं है। ये धीमे धीमे ही इवॉल्व हो रहा है थ्रू दी कोर्ट केसेस। जैसे कि एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। सो ये अगेन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है और क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ गई? ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि द क्वेश्चन इज अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर, तो हम क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जुडिशियल एडवेंचरिज्म है, क्योंकि अब बॉल जुडिशरी के हाथ में चली गई, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या नहीं है ये कौन बताएगा? जुडिशरी बताएगा, ओके। इट इज वेग एंड सब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा एम्बिगिटी है। फिर हम इसका वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं एंड देन अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया सबको? ओके, तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमने जो है अपना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ओके। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मल्टीपल टाइम्स क्लैरिफाई किया है कि अमेंडमेंट पावर आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से लिमिटेड है, ठीक है। आर्टिकल 368, सिर्फ आर्टिकल 368 यूज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। देन अमेंडमेंट पावर लिमिटेड क्यों है और एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? तो सबसे पहले तो आपकी अगेन हमारे यहाँ सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास सिर्फ डिराइव्ड पावर है, इट इज नॉट दी सोवरेन पावर। प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स मतलब टफ अमेंडमेंट प्रोसेस है, स्पेशल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। फिर फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 32, आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जिसके लिए आप जा सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, एक्सेट्रा। जुडिशियल रिव्यू है और डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, विच इज अगेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज प्रोपाउंडेड बाय बी.आर. अम्बेडकर, है ना, कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल वैल्यूज, उन कोर फीचर्स से अबाइड करना है। तो इस सब की वजह से हमें दिख रहा है कि पार्लियामेंट कंप्लीटली ऑल्टर नहीं कर सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वरना क्या पता कल को कोई गवर्नमेंट आए वो नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दे पूरा। तो ऐसा हमारी कंट्री में नहीं हो सकता है, बिकॉज वी हैव मल्टीपल सेफगार्ड्स। अब मैंने बताया आपको वो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला है ना, आप लोगों ने एक लाइन में बता दिया नहीं कर सकता ड्यू टू केशवानंद भारती केस। बट यहीं पर बात आती है कि हमें क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज कि हम इवोल्यूशन लिखें उन कोर्ट केसेस का जिसके थ्रू ये समझ आया कि हाँ, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकता, ओके। तो उसमें हमें ये सारे कोर्ट केसेस लिखने पड़ेंगे कि शंकरी प्रसाद, जहां पर बोला कि हाँ ठीक है आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हो,
फिर सज्जन सिंह में भी सेम बोला, लेकिन गोलकनाथ में बोला कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स नहीं अमेंड कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर लो बट फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज कर सकते हो। केशवानंद में बोला आप कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर ना हो। ओके, तो अगर आप लोगों को पता हो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19(1)(f। ओके, ठीक है, और अब उसको कहां पर रख दिया हमने, इट इज अ लीगल राइट। ठीक है, तो वो चेंज हो पाया बिकॉज इट इज नॉट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मिनर्वा मिल्स में फिर से बोला कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर और बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। क्लियर? साथ में ये भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता, तो ये हम यही बताएंगे कि जैसे कि केशवानंद भारतीय जजमेंट में, देन जुडिशियल रिव्यू है हमारे पास, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी सेफगार्ड कर रही है जुडिशरी बार बार, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। ये सब हमें दिखाता है कि पार्लियामेंट क्यों बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, ये डिफरेंट डिमांड्स है जो आपको आंसर में लिखनी है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपको डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद अब हम क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, दैट इज बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कंसर्न्स है, क्यों है ये कंसर्न्स, कोई बता सकता है? डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कंसर्न्स क्यों बोला जा रहा है ऐसा? हम अपनी साइड से अपने एमपीज एमएलएस को इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे लिए पॉलिसी बनाए, ओके, ना कि जुडिशरी। बट अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ रही है तो जुडिशियल एडवेंचरिज्म बढ़ रहा है, जहां पे जुडिशरी पॉलिसी डोमेन में जा रही है। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में टेंशन आ रही है। वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर आपस में डायलॉग करें, और ज्यादा क्लैरिटी आए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर की आप एक लिस्ट बता दो कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक्सेट्रा। ठीक है, अल्टीमेटली हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगेन पॉलिटी में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बी आर अम्बेडकर को तो आप यूज कर ही सकते हो। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड विद द व्यूज ऑफ बी आर अम्बेडकर कि रीस्ट्रेन प्रिवेंट्स मेजॉरिटेरियन एक्सेस एंड प्रिजर्व्स डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। इसीलिए पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, इवन इफ इट इज एक्सरसाइजिंग द अमेंडमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप अगर जैसे स्कॉलर वगैरह का हम व्यू लिख रहे हैं, बट एक चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे इट इज कि मैं हमेशा उसको लिंक कर रही हूँ विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन। तो सिर्फ बी आर अम्बेडकर का व्यू लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि कैसे इनका व्यू इज लिंक्ड विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो अब हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये राइट पढ़ा है आप लोगों ने, ये पढ़ा है, ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 मिनट्स है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, डिकोड कीजिए और सोचिए क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या डायमेंशंस लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी आपको बता भी दिया है कि कैसे क्वेश्चन को डिकोड करना है। तो देखो स्टेप्स, देखो क्या क्या करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है। ठीक है, डिकोड मतलब आपको बताना है व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, कौन कौन से क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। ठीक है, बातें नहीं करनी है। ओके, व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, उसके बाद जो भी डायमेंशंस होंगे, ठीक है, उन डायमेंशंस में क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसका आर्टिकल भी बताओ, कौन से आर्टिकल में है? 19 कौन सा? 19(1) A B C D, सिर्फ 19 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फोन नहीं चलाना है, बिना फोन यूज करे इसको करना है। ओके, बातें भी नहीं करनी है, सिर्फ अकेले सोचना है। खुद आज टेस्ट है तुम लोगों का, खुद से सोचो, देखो कितना याद आ रहा है। ठीक है, चलो करो इसे, 10 मिनट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग? कौन बताएगा? आप बताओगे? आप
ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? आप बताओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये बताओ बस। क्या क्या पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के? एब्सोल्यूट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना? देखो, द कीवर्ड ओवर हियर इज right of movement and resident throughout the territory of India provided under Article 19 clause 1 subclause yes, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? सबसे पहले हमें दिखाना है कि राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस कैसे फ्रीली अवेलेबल है टू द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, फ्रीली कैसे अवेलेबल है? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से यहाँ पंजाब आई, राइट ऑफ मूवमेंट, है ना? हम टूरिज्म के लिए कहीं घूमने जाते हैं, राइट ऑफ मूवमेंट। एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए शायद आप लोग भी कहीं और से यहाँ पढ़ने आए होंगे, राइट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप कहीं भी चले जाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था, इट सो राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, फिर मे बी आज से कुछ 4-5 साल पहले आप लोगों ने एक न्यूज देखी होगी जहां पर निकोबार आइलैंड्स में एक फॉरेनर चला गया था। ठीक है, और वहां पे जाना रिस्ट्रिक्टेड है, तो ट्राइबल एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि अगर मैं अपनी भी आपको एक स्टोरी बताऊं, सो व्हेन आई वेंट टू अंडमान, तो वहां पे एक जरावा ट्राइब रहती है। ठीक है, तो उस जगह पे जाना तो अलाउड है, बट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। मतलब अगर आप जिस भी व्हीकल से जा रहे हो, आप उसके कांच ओपन नहीं कर सकते हो, बस वो एक पाथ है, उस एरिया में आप मूव नहीं कर सकते हो। ओके, फिर सेक्शन, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में कई बार सेक्शन 144 या जहां पे भी राइट्स होते हैं, तब आपका राइट ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बेस्ड। ओके, तो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, अब देखो, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल मेंशन नहीं है, तो हम इसको आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2022 का PYQ है ये, और आप देखोगे काफी ज्यादा ये NCERT डिराइव्ड है ना? तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग NCERTs। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D एंड E कहीं ना कहीं राइट टू मूव फ्रीली, नेशनल यूनिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेशनल यूनिटी, लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, एक देश की तरह हम उभर रहे हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड एक्टिविटीज हो रही है ड्यू टू राइट टू मूवमेंट। और इंडिविजुअल लिबर्टी भी। इंडिविजुअल लिबर्टी कैसे? कि मेरा जहां मन है मैं वहां जा सकती हूँ, है ना, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए हो, एक्सेट्रा। बट ये जो राइट दिया गया है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5। इतनी डिटेल में आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, बट फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जैसे कि स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिक आर्टिकल, कैग का बेसिक आर्टिकल। नाउ कैसे राइट्स फ्रीली अवेलेबल है? तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं भी सेटल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स बिहार, यूपी से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एक्सेट्रा। जैसे कि आई स्टे इन दिल्ली, है ना, छठ पूजा के टाइम पे दिल्ली में ट्रैफिक और भीड़ बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिहारी पीपल दे गो टू बिहार टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑफ छठ, है ना। फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड मोबिलिटी, जैसे कि काफी सारे, फॉर एग्जांपल बैंगलोर क्या है? एक साउथ इंडियन सिटी है ना, बट वहां पे नॉर्थ इंडियन डेलिकेसीज भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। क्यों मिल रही है? बिकॉज मेनी नॉर्थ इंडियंस हैव माइग्रेटेड ओवर देयर फॉर जॉब्स एक्सेट्रा। एजुकेशन के लिए, है ना, मल्टीपल IITs और डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए लोग मूव करते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, बट मैं मूव करी टू दिल्ली
टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल पर्पस, है ना, दैट वाज माय राइट ऑफ मूवमेंट. प्रॉपर्टी, सेटलमेंट चॉइसेस, आजकल जैसे अगेन किसी का हिल में रहने का मन है, वो वहां अपना घर बनाता है ना. या अगर आप देखोगे जैसे कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इमर्ज हो रही हैं, तो कुछ लोगों का मन होता है कि उनका एक घर मथुरा या अयोध्या में हो, तो वो वहां पर बनाते हैं, या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एक्सेट्रा. कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म, इन सब के लिए भी राइट ऑफ मूवमेंट दिखता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एवरी पॉइंट हैज बीन सब्सटैंशिएटेड विद एग्जाम्पल और डेटा. दिस इज समथिंग दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स एज वेल. देन कैसे ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, तो क्यों नहीं है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के कुछ एरियाज में जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा. शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कल्चर काफी डिफरेंट है, ओके, ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए, है ना, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए, इसलिए उनको कुछ प्रोटेक्शन दिए गए. पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी कंसर्न्स, फॉर एग्जांपल कर्फ्यूज, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जब आप नेशनल पार्क वगैरह में जाते हो, ओके, कोई गया है कभी किसी नेशनल पार्क में? नो, ठीक है, आई हैव बीन. सो व्हेन आई वेंट टू पन्ना नेशनल पार्क, वहां पर उन्होंने हमें बहुत देर तक टाइगर नहीं मिल रहा था, तो आई वाज सेइंग कि आप और अंदर ले जाओ, तो वो बोले नहीं, आप इतने ही एरिया में हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है टाइगर तो ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके आगे इट इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू इको सेंसिटिव जोन्स, ठीक है. हेल्थ इमरजेंसीज, कोविड के टाइम पे तो हमने देखा ही था, है ना, घर में बंद होके रहना पड़ा था. लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑफेंडर्स, ओके, मे बी कई बार जैसे कोई किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ बेल मिली, तो उसका राइट ऑफ मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई हाइनेस क्राइम किया, ओके, बट उसकी मे बी किसी पर्सन की उसके यहाँ डेथ हो गई या कोई इमरजेंसी हो गई, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस पर्सन को बेल मिली, तो उसका राइट ऑफ मूवमेंट क्या होगा कि तुम बस अपने घर तक जाओगे और वहां से वापस आना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है, ओके. तो दैट शोज कि राइट ऑफ मूवमेंट एब्सोल्यूट नहीं है. फिर इसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन में कोर्ट केसेस दे सकते हो, और या फिर आप ऑल्टरनेट डायमेंशन ऑफ कोर्ट केसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो. डिफरेंट कोर्ट केसेस है, जैसे कि सतवंत सिंह सोहाने वर्सेस राम रत्नम, विच रिकॉग्नाइज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. मेनका गांधी में फेयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोबिलिटी, देन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, ठीक है. सो इस तरह से फिर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये राइट हमें दिखाता है ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टी अलोंग विद वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है. क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ा है? कौन से आर्टिकल में आता है? 360, 356 में प्रेसिडेंट्स रूल. और नेशनल इमरजेंसी? वेरी गुड, ठीक है, हम भी अच्छा पढ़ा रहे हैं और तुम भी अच्छा पढ़ रहे हो, ओके. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? What consequences follow when such a declaration remains in force? What is the keyword in this question? Keyword क्या है question में? बातें नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना. तो अगेन इसको हम आर्टिकल से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या और कोई तरीका कोई बता सकता है कि और क्या तरीका हो सकता है इंट्रोड्यूस करने का अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल? हाँ, बुक, और जहां से हमने लिया है इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है फ्रॉम द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, वो लिख सकते हैं हम. देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या सर्कमस्टेंसेस है जिनके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी. तो आंसर राइटिंग का थंब रूल क्या है? हम ट्राई करेंगे कि 5 पॉइंट्स लिख पाए और उनमें से 2-3 पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर पाए विद एग्जांपल्स, ओके. देन क्या बोल रहा है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जहां पे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, वहां पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. देखो, अगर आपको नहीं भी पता है, ठीक है, बस ऐसे सोचो, फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या मतलब है? देश के पास पैसा नहीं है, ठीक है. अब हम अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं. घर में पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? खर्चे कम करेंगे ना सबसे पहले. तो ऐसे ही देश में पैसे खत्म हो गए तो सैलरी कम कर देंगे लोगों की, एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करेंगे, यही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कॉमन सेंस से सोचकर लिखना है, ठीक है. इसमें फिर ऑल्टरनेट डायमेंशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस, हाउ टू अवॉइड
फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले वी कैन इंट्रोड्यूस विद आर्टिकल 360, या फिर हम बता सकते हैं कि दिस हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। प्रेसिडेंट को पावर रहती है कि अगर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट या किसी भी पार्ट में इस तरह की चीजें हैं, तो उस टाइम पर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। क्या इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है आज तक? नहीं। वेरी गुड। ठीक है, किस लिए लगाई जाएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी? ताकि उस टाइम पर हम अपने देश की फाइनेंशियल कंडीशन सही कर पाए। ओके, फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फिस्कल डिसिप्लिन। क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है या क्रेडिट थ्रेटन हो रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। प्रेसिडेंट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव, दैट इज वाई एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। कब? जब मे बी बहुत ज्यादा सीवियर फिस्कल क्राइसिस है। ओके, आपके फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक इंडिया में कभी हुआ नहीं है, तो इस केस में हम एग्जाम्पल्स नहीं दे पाएंगे, एग्जाम्पल्स हाइपोथेटिकल ही रहेंगे। या मे बी अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप किसी और कंट्री का दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रीस फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके, या वेनेजुएला, जहां पर इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं। तो इसलिए आप हमेशा ग्लोबल एग्जाम्पल्स के साथ भी अवेयर रहिए। अब इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है तो इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, ग्लोबल एग्जाम्पल्स ही दे पाएंगे। जर्मनी का दे सकते हैं, वहां पे लगी थी। ठीक है, करेंसी कोलैप्स हो गई आपकी, एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस है, बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम ही आपका पूरा कोलैप्स हो गया है। ओके, तो उस केस में लग सकती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत ज्यादा शार्प फॉल आ गया है, फॉर एग्जांपल जैसे जब पेंडेमिक आया, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो गई। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन होगी तो गवर्नमेंट के पास ही पैसा कहाँ से रहेगा? रेवेन्यू कौन देगा? ओके, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का मेजर सोर्स क्या है? टैक्सेबल इनकम। मेरी इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स दूं? ओके, दीज आर सम सर्कमस्टांसेस। देन क्रेडिट डाउनग्रेड हो गई, बोरोइंग क्राइसिस है, आपने कहीं से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, कहीं से आपने बोरो किया, आप पे नहीं कर पा रहे हो वापस, तो आपके देश की हालत खराब हो जाएगी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी स्टेट्स में, अगर मल्टीपल स्टेट्स, 4-5 स्टेट्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हो गई, उस वजह से भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। तो अब यहाँ पर हम स्कॉलरली व्यूज के साथ थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो इतने हैं नहीं। तो कैसे सब्सटैंशिएट करें अपने आंसर को? विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स, स्कॉलरली व्यूज, लाइक डी बासु की प्रिवेंटिव कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। फिर ग्रैनविल ऑस्टिन ने बताया है कि दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का विजन दिखाता है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आई तब हम अपने देश को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? यही होगा कि बचत पे ध्यान दो, है ना, जो सब्सिडीज नॉन एसेंशियल नहीं है उनको बंद कर दो, सैलरीज रिड्यूस हो जाएंगी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल्स ऑफ स्टेट्स फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। फिर फिस्कल डिसीजन मेकिंग, अगर स्टेट्स में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रहेगी, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट ठीक से अपने फाइनेंसेस को नहीं देख रहा है, तो वो डिसीजंस किसके हाथ में आ जाएंगे? अब सेंटर के हाथ में आ जाएंगे कि हम देखते हैं कि अब हमें फिस्कल डिसिप्लिन कैसे लाना है। ओके, मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस को सिग्नल मिलेगा, ठीक है, कि फिस्कल डिसिप्लिन एक्सेट्रा। सो अब इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंटर्स लाइक एच.एम. सीरवई, इन्होंने आर्ग्यू किया है कि ड्रास्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एक्सेट्रा। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, लेकिन मे बी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमको जरूरी है। एंड अल्टीमेटली इंडिया ने कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को इन्वोक नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑल्टरनेट डायमेंशन आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड का, कि कैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हम प्रिवेंट करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस, ओके, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज। तो ये सब चीजें अगर हम फॉलो करेंगे, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, बैंकिंग रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी, फिस्कल फेडरलिज्म एक्सेट्रा, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन कभी हमारी कंट्री में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वे फॉरवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ ऑल्टरनेट डायमेंशन हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनलाइक इंडिया सम कंट्रीज हैव एक्सप्लिसिट फिस्कल इंटरवेंशन फ्रेमवर्क्स, जैसे कि जर्मनी में डेट ब्रेक रूल्स हैं, फेडरल ओवरसाइट ड्यूरिंग फिस्कल क्राइसिस इन यूनाइटेड स्टेट्स।
इंडिया में हमारे पास सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है लास्ट रिजॉर्ट का, कभी यूज नहीं किया गया है। ओके, तो अब इसके कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड जैसी चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, तो कंक्लूजन में सोल्यूशन नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास, क्योंकि हम स्कॉलर्स यूज कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स यूज कर चुके हैं, वे फॉरवर्ड यूज कर चुके हैं, तो अब कंक्लूजन में लास्ट में हम कुछ उसका कंपैरिजन लिख सकते हैं विद दी other countries, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज आंसर राइटिंग। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और डाउट्स? सब समझ आ गया? तो अब ये आंसर्स आप लोग लिखोगे और ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। ओके, कीप स्टडिंग एवरीवन एंड वर्क हार्ड, ठीक है। वैसे आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जितना पढ़ा है उसमें से काफी कुछ आप लोगों को आता है। अब आगे वाली क्लासेस में भी फोकस करना है। कुछ गैप्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हो आप लोग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिसिंग है, तो अब ये आंसर राइटिंग पर फोकस करना है, ठीक है। ओके, आप लोग के पास पीवाईक्यूज की कुछ बुकलेट्स वगैरह या पीडीएफ्स हैं प्रीलिम्स के? है ना, 30 इयर्स के ऐसे, लास्ट प्रीलिम्स के, मेंस के ऐसे। सिर्फ हिस्ट्री की है? मैं सब अभी भिजवा दूंगा 2-3 दिन में, सारे प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो वो पीडीएफ आप लोग सेव करके रख लेना। और उस वो ऐसे डिवाइडेड है कि हिस्ट्री की है, इकोनॉमी की है, ज्योग्राफी की, ऐसे है ना, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। तो उसको रेफर करना जब भी अगर कुछ कंफ्यूजन है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक, हम लाइव आंसर राइटिंग सेशंस हो गया, प्रीलिम्स के जो कंपोनेंट्स हो गए वो हो गया। इसके बाद वी आर स्टार्टिंग हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो हम मे बी इवनिंग में करेंगे, क्योंकि क्लासेस आप लोग ऑनलाइन देख लेना। वीक में 2 दिन करेंगे उसको, विकास सर ये अभी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे पूरे वीक का डिवाइड कर दिया है 2 सेक्शन में, और 2 दिन सेशंस होंगे, उसमें हम पूरे वीक का कवरेज करेंगे। मतलब ऐसे डेली डेली नहीं, पहले एक बार वो हैबिट बन जाए। तो 2 दिन हम ऐसे उसका पूरा एक्सटेंसिवली करेंगे। फिर आपका प्रीलिम्स का कंपोनेंट हो गया, लाइव आंसर राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अब ट्रैक डाउन पे हैं। और इसके साथ साथ हम कवरेज कराते रहेंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए फिर, है ना। ठीक है, थैंक यू।